हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुमेटर्स। दोस्तों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th की बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बात करें इस चैप्टर की तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी ये चैप्टर है। बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर आते हैं। उनमें से दो टॉपिक्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा ब्लड और दूसरा होगा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ में, ताकि एग्जाम से पहले पहले वो भी हमारे चैनल से जुड़ पाएँ और हमारे चैनल पे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस उन तक पहुंच पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह से कैटेगराइज किया है। देखो, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उनकी कैटेगरी की तो इन्हें हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स और दूसरे होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स वो होते हैं जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसमिट होते रहते हैं ऑल द टाइम। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में ही बने रहते हैं। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया और लिम्फ हो गया। ये तीन जो हैं, ये तीनों सर्कुलेटिंग फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसमिट होते रहते हैं। अगर बात करें नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स की तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं। साइनोवियल फ्लूइड जो कि आपके स्केलेटल जॉइंट्स में भरा होता है। इसके अलावा विट्रियस ह्यूमर है जो आपकी आईज में रहता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, ये जो हार्ट की कवरिंग्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं हार्ट की, डबल मेम्ब्रेनस इसकी कवरिंग होती है, उन दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में ये भरा होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम शॉक एंड फ्रॉम इंजरी। इसके अलावा जो फोर्थ एग्जांपल है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये होता है कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड कवरिंग्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। जो कवरिंग्स हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की, उनके बीच में, जैसे कि यहाँ पे हार्ट की कवरिंग्स के बीच में पेरिकार्डियल रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल रहता है ब्रेन की कवरिंग्स के बीच में। हम सर्कुलेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें से एक होगा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, और दूसरा होगा लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें आपके बाकी के बचे हुए लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड दोनों ही आ जाएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा है ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम। देखो, क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। देखो, ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जैसे कि ह्यूमंस में हो गया, डॉग्स में हो गया, काउज में हो गया, बर्ड्स में हो गया, अर्थवॉर्म्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एटसेट्रा। इन लोगों के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम की, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। उनका जो ब्लड है वो डायरेक्ट ओपनली बोले तो फ्लो होता है बॉडी कैविटी में विदाउट ब्लड वेसल्स। आर्थ्रोपोड्स हो गए और ये मोलस्कस हो गए। पोड्स में इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉन्स हो गया, कॉकरोच हो गया, स्पाइडर हो गया, हाउस फ्लाई, एंड ये सब हैं। और इसके अलावा मोलस्कस में स्नेल हो गया, ऑयस्टर, मजल्स वगैरह, ये जो हैं जिनके ऊपर एक हार्ड सेल रहती है, वो होते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ये तीन चीज़ों से मिलके बना है। इसमें ब्लड रहेगा, ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे और कैपिलरीज होंगे। कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट करने का काम एक पंप करेगा, जो हमारा हार्ट होता है, ये पंप की तरह काम करेगा। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है ये तीन चीज़ों से मिलके बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ब्लड की। तो फंक्शंस जो हैं ब्लड के वो दो होते हैं मेनली, एक होता है प्रोटेक्शन और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यहाँ देख लेते हैं। देखो, ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट। जब हमारी कहीं पे बॉडी में इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पे जो बाउंड है उससे ब्लड का लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये ब्लड लीक होता रहे तो ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इस केस में क्या है कि ब्लड जो है वो क्लॉट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से जो फर्दर लॉस ऑफ ब्लड है वो रुक जाता है, और बाउंड में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या जर्म्स जो हैं उनकी एंट्री
हो नहीं पाती है, तो हम लोग देखेंगे कि ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट इन केस ऑफ इंजरी विच प्रिवेंट्स द फर्दर लॉस ऑफ ब्लड एंड एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ब्लड में क्योंकि WBC भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। इनकेस अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह से बैक्टीरिया एंटर कर जाता है जो कि डिजीज का कारण बन सकता है, तो उसको हमारी जो WBC होती हैं इनगल्फ कर लेती हैं, उसको खत्म कर देती हैं। इसके अलावा देखो तीसरा जो है वो है कि ब्लड प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स विच न्यूट्रलाइज द पॉइजनस सब्सटेंसेस। दूसरा जो इसका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को ले जाना ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस तरह से ब्लड किन किन चीज़ों को लेके जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है देख लेते हैं। देखो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू टिश्यूज। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है हमारा, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है उन न्यूट्रिएंट्स को नीडी टिश्यूज तक पहुंचाना है, उन टिश्यूज तक पहुंचाना है जहाँ पे उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होना है, उनका यूज होना है। वहाँ तक पहुंचाने के लिए वो ब्लड में डिजॉल्व होके जाते हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू टिश्यूज। और दूसरा है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक लीवर, किडनी एंड स्किन। इसके अलावा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है जो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स से, उनको उनके टारगेट तक पहुंचाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट करती हैं, रिलीज करती हैं, और ब्लड उनको उनके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। इसके अलावा देखो ब्लड कीप्स द बॉडी टेम्परेचर यूनिफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है पूरी बॉडी का लगभग सेम ही रहता है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ पे 1-2 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा सा रेंज बना रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के, उनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 37 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस, मतलब मेंटेन जो करना है टेम्परेचर को, वो कौन करता है? तो ये ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को यूनिफॉर्म बनाए रखता है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन ये करता है हमारी बॉडी में। ये रेस्पिरेटरी गैसेज को भी ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन लंग से टिश्यूज तक जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज में ही प्रोड्यूस होती है, तो उसे लंग्स तक लाना होता है इसे एलिमिनेट करने के लिए। ये किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है? पहला तो हो गया डाइजेस्टिव फूड, और दूसरा हो गया हार्मफुल सब्सटेंसेस का, तीसरा ये ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स का, और चौथा ये हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है बॉडी के अंदर, और ये रेस्पिरेटरी गैसेज का भी ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की। तो देखो ब्लड जो है वो रिमेन्स ऑलवेज इन मोशन एंड नेवर स्टेशनरी। ब्लड कभी रुकता नहीं है एक जगह पे, ब्लड हमेशा मोशन में बना रहता है। हमारी पूरी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सर्कुलेट होता रहता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन में जो ब्लड है वो 5 to 6 लीटर्स तक होता है। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका सॉल्टेस होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे सॉल्ट डिजॉल्व रहते हैं। अगर नेचर की बात करें तो इसका नेचर अल्कलाइन होता है, और पीएच इसका 7.3 to 7.45 तक होता है। अगर कलर की बात करेंगे हम ब्लड की, तो वो आर्टरीज में तो ब्राइट रेड होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये वेन्स में पहुंचता है तब तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा लो हो जाता है एज कंपेयर टू दैट इन आर्टरीज। आगे बात करेंगे हम लोग ब्लड के कंपोजिशन की। तो देखो ब्लड जो है ना, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो है लिक्विड या फ्लूइड पार्ट जिसे हम कहेंगे, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसका जो कंटेंट है पूरे ब्लड में वो 55 to 60% के ऑलमोस्ट होता है। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो ये सॉलिड या सेलुलर पार्ट है, जिसका कंटेंट 40 to 45% तक रहता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो सॉलिड पार्ट है
इसमें सेल्स आते हैं, सॉलिड पार्ट को हम सेलुलर पार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ब्लड सेल्स हैं उनकी बात होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ब्लड सेल्स होंगे। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम आरबीसीज भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी इन्हें कहा जाता है। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाएगा, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के सेल्स ब्लड के अंदर डिजोल्व रहते हैं, जो कि इसका सॉलिड पार्ट है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। इसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आरबीसीज के बारे में, जो कि आज हमारा इस वीडियो का सेकंड टॉपिक था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज। तो शेप और साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज इसका होता है, बाई कॉन्केव इसका शेप होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सेंटर में ये फ्लैट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सेंटर में तो फ्लैट है लेकिन थिक एट पेरीफेरी का मतलब है इसकी जो साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं, सेंटर में ये पिचका हुआ होता है। बाई कॉन्केव का मतलब है कि दोनों ही साइड से, इधर से भी, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी ये ऐसा ही दिखता है, यानी कि दोनों साइड में सेंटर में इसके ये कैविटीज होती हैं। बड़े आरबीसी कहीं पे फंसे ना, अगर बड़ा हो तो उसमें से नैरो बहुत होती हैं कैपिलरीज, उनमें से इसका निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बात कर लेंगे अब हम लोग जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमने देखा था हीमोग्लोबिन, उसके बारे में। देखो आरबीसीज हैव अ रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑन देयर सरफेस कॉल्ड हीमोग्लोबिन ड्यू टू विच द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। तो भाई आरबीसी की सरफेस पे हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो कलर है ब्लड का वो रेड हमें दिखाई देता है। अब देखो केवल रेड करने के लिए तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, कुछ और भी फंक्शन तो इसका होगा, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। देखो आयरन कंटेनिंग पार्ट जो है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन में एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हीमिन और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो जो हीमिन पार्ट है इसका वो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और प्रोटीन कंटेनिंग जो पार्ट है जिसे हम ग्लोबिन कहते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, 2 पार्ट से मिलकर बना है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है। तो पहला पार्ट जो है इसका, जिसे हम हीमिन कह रहे हैं, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है, और प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट जिसे हम ग्लोबिन कहते हैं। आगे बात करेंगे, देखो हीमोग्लोबिन हैज एन एबिलिटी टू क्रिएट टेम्परेरी बॉन्ड्स विद बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के ही साथ में टेम्परेरी बॉन्ड्स फॉर्म करने की क्षमता रखता है। अच्छा, उसके बाद देखिए इट ऑल्सो फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे 3 गैसेज हैं जिनके साथ में ये बॉन्ड बनाता है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बनाता है, यानी Hb+CO2 होता है, तो इसे हम बोल देते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जब यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, यानी Hb.O2 होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे हम बोलते हैं। इधर था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अंतर समझिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। इन तीनों में से सबसे कमजोर अगर बॉन्ड है तो वो ये वाला है जो हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बनाया है। इसलिए जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो ये एक मीडियम टाइप का बॉन्ड है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही बहुत ज़्यादा ये वीक बॉन्ड है, और इसलिए मतलब ये ब्रेक हो सकता है। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, कभी भी ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो बॉन्ड बना है हीमोग्लोबिन ने, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इन तीनों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला, और इसका मतलब है कि अगर ये बॉन्ड एक बार बन गया तो ये परमानेंट बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, बहुत आसानी से बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देख लेंगे
हम लोग सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो ये वाला हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, और ये मीडियम बॉन्ड होता है जो ऑक्सीजन के साथ में बनाता है हीमोग्लोबिन। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो हीमोग्लोबिन जो है, अभी आपने देखा कि ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी अगेंस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। It forms a very strong bond with carbon monoxide gas, which reduces the efficiency of hemoglobin to transport oxygen from lungs to tissues। इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की लंग्स से टिश्यूज तक, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस में लीड टू अ साइलेंट डेथ। इससे क्या होगा कि साइलेंट डेथ होने के चांसेस हैं। जब आप सो रहे होते हैं, किसी भी रूम में अगर आप सो रहे हैं जिसमें कि फर्नेस चल रहा है और वो रूम जो है ना नॉन वेंटिलेटेड, जिसमें कहीं कोयला वगैरह आप जला रहे हैं फर्नेस के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उससे साइलेंट डेथ के चांसेस आपको पता भी नहीं चलेगा और डेथ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे टू अवॉइड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वी मस्ट नॉट स्लीप इन अ नॉन वेंटिलेटेड रूम वाइल बर्निंग अ फर्नेस इन इट। तो भाई नॉन वेंटिलेटेड रूम में अगर आप सो रहे हैं तो उसमें कभी भी भूल के भी आपको फर्नेस चलानी नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉम्बसन होगा। फिर जो कोयला फर्नेस में आप जला रहे हैं, कार्बन का कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है और आप उसे जला रहे हैं तो उसका इनकम्प्लीट कॉम्बसन होता है, कंप्लीट कॉम्बसन उसका नहीं हो पाता है। तो इनकम्प्लीट कॉम्बसन से क्या होगा कि कार्बन के प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अगर इनकम्प्लीट कॉम्बसन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, और कंप्लीट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ आरबीसीज हैं, उसको देख लेते हैं। आरबीसीज को ऑक्सीजन कैरियर्स भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन कैरियर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन गैस को लंग्स से जो टिश्यूज हैं जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वहाँ तक। इसके अलावा आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी। देखो ऑक्सीजन तो ये लेके जाते हैं लंग्स से टिश्यूज में, और टिश्यूज में सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए वेस्ट सब्सटेंस है, उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है। तो वहाँ से आरबीसी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती हैं। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बना लेता है वहाँ पे, जिसे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा जो लंग्स में आके वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। लेकिन ध्यान रखना है कि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यूज में फॉर्म होती है, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होती। उसका जो लार्जर अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसमें डिजॉल्व होके आती है वो। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीके से हमारी जो टिश्यूज हैं उनसे आती है। एक तो वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, और दूसरा आरबीसी के साथ में बॉन्ड बना के वो बॉडी से एलिमिनेट करी जाती है। चलिए देख लेते हैं आगे। ऑर्गेनल्स जो हैं वो आरबीसी में कौन कौन से एब्सेंट रहते हैं। तो न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी इसमें होता नहीं है। अब न्यूक्लियस के ना होने से क्या होता है देख लेते हैं। देखो प्रीमैच्योर जो आरबीसी होगी उसमें न्यूक्लियस तो होगा, जो प्रीमैच्योर होगी, जो मैच्योर नहीं हुई है आरबीसी, उसके अंदर तो न्यूक्लियस होगा। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तो उस टाइम पे ये न्यूक्लियस को लॉस कर देती है और इन्यूक्लिएटेड हो जाती है। इन्यूक्लिएटेड का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियस लॉस कर चुकी है। देखो रीजन क्या है इसका कि लॉस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लॉस होने से इसके जो दोनों साइड है उसमें कैविटी बन जाती है। जो सेंटर जो पार्ट है इसका, वो पार्ट फ्लैट हो जाता है इसका। ठीक है, तो लॉस ऑफ न्यूक्लियस मेक्स देम बाइकॉन्केव। अब बाइकॉन्केव होने से क्या होगा, देखो बाइकॉन्केविटी जो है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर आरबीसी टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन टू ट्रांसपोर्ट। तो अगर कॉन्केविटी दोनों तरफ डेवलप हो गई हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस था अब वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहा, तो सेंटर में दोनों तरफ से ये फ्लैट हो गई है। अब क्या हुआ कि सरफेस एरिया जो है आरबीसी का वो बढ़ गया। अब ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर पाएगी वो ऑक्सीजन का।
सेकेंड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो यहाँ पे भी आरबीसी में भी सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता और जो ऑक्सीजन है वो फिर कंज्यूम हो जाती, यहीं पे नीडी टिश्यू तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का भी लॉस कर देता है। इसके अलावा थर्ड जो ऑर्गेनल है जिसका ये लॉस करता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की एब्सेंस से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि ये जो नैरो कैपिलरीज हैं उनमें से आसानी से निकल पाएगा, जो इसकी मूवमेंट है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी थ्रू नैरो कैपिलरीज। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग डेथ एंड लाइफ ऑफ आरबीसी। आरबीसी की लाइफ और डेथ के बारे में। देखो लाइफ स्पेन जो है वो इनका एवरेज 120 डेज का होता है। प्रोडक्शन साइट देखो, अगर ये एम्ब्रियो में अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज की, तो ये एक एम्ब्रियो में लीवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है, और चिल्ड्रन जो कि 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ये बोन मैरो ऑफ ऑल बोन, सारी जितनी भी हड्डियां होती हैं उनकी बॉडी में, उन सारी ही बोन्स की जो बोन मैरो होता है उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं 5 साल तक के बच्चों में। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो सारी बोन्स में तो नहीं फॉर्म होता, खाली जो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे कि रिब्स हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गई, और जो इलियम है हिप गार्डल का, उसमें ये प्रोड्यूस होती हैं। देखो डेथ साइट जो है वो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो है। जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे इनकी डेथ भी होती है। देखो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो ये तीनों ही इनकी प्रोडक्शन साइट थी और वहीं पे ये डेड भी हो रहे हैं। अब देखो आरबीसी की जब डेथ होती है तो उसका जो आयरन पार्ट होता है वो रिटेन कर लिया जाता है लीवर में ही, जबकि उसका जो बचा हुआ बाकी का जो पार्ट होता है उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ अ बाइल पिगमेंट कॉल्ड बिलरुबिन। तो बिलरुबिन की फॉर्म में, जो कि एक बाइल पिगमेंट है, उसकी फॉर्म में इसे बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है बचा हुआ पार्ट, और बाकी का जो आयरन वाला पार्ट है वो लीवर में ही रिटर्न कर लिया जाता है। देखो आरबीसी काउंट की बात कर लेते हैं। एडल्ट जो फीमेल है उसमें 4.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में, ठीक है, और मेल में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो ये 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। न्यूबॉर्न इन्फेंट जो होता है उसमें ब्लड उसके जो ब्लड में आरबीसी का जो काउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो ये होगा 6 to 7 मिलियन आरबीसीज होंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। अब इससे इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ आरबीसीज इंश्योर्स द ग्रेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर रैपिड मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है और उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा स्पीड में होता है, रफ्तार में होता है, तो इसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी के लिए, एनर्जी ड्राइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उसके टिश्यूज में, इसके लिए आरबीसीज का काउंट जो है एक न्यूबॉर्न इन्फेंट में 6 to 7 मिलियन एज कंपेयर टू एडल्ट मेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं आरबीसीज का जो काउंट है, जब हम सो रहे होते हैं तो उस केस में 5% तक डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जब आप सोने के बाद में जागते हैं या उठते हैं तो उस केस में आपको थोड़ी सी वीकनेस सी फील होती है। हालांकि वो एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा सा जब आप चलते फिरते हैं तो फिर से वो रिकवर हो जाता है। आरबीसी काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी एंड इमोशनल अपसेट। जब आप किसी तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेगनेंसी की कंडीशन में या फिर इमोशनल अपसेट के केसेस में, इसका जो काउंट है आरबीसी का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आरबीसी काउंट इंक्रीजेस बाय अप टू 30%, सॉरी, यहाँ पे आरबीसी काउंट इंक्रीजेज अप टू 30% इन पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पे आरबीसी का जो काउंट है वो 30% तक बढ़ जाता है, ताकि उनकी जो बॉडी है उनको प्रॉपर सप्लाई मिल पाए ऑक्सीजन की। अच्छा देखो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज देखेंगे आरबीसी के काउंट से रिलेटेड, जो अगर मान लो एबनॉर्मली ये डिक्रीज हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोपेनिया। अगर आरबीसी का जो काउंट है वो एबनॉर्मली कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसे एरिथ्रोपेनिया कहते हैं। एबनॉर्मली अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। जो कुछ भी आपने इस वीडियो में सीखा है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके सारे चैप्टर्स विद प्रैक्टिस सेट्स एंड विद नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम आता है आपके सारे क्लासमेट्स इस चैनल से जुड़ चुके हों, ये इंश्योर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।